हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को वरुण का नमस्कार। नेपाल में हालात काबू से बाहर हैं। ओली सरकार ने जनता को इस कदर भड़का दिया है कि सड़कों पर अब दहशत और खून खराबा एक साथ दिखाई दे रहा है। 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल अस्पताल में कराह रहे हैं। डरावनी बात तो यह है कि मौत का आंकड़ा अब डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। गृह मंत्री का इस्तीफा जनता के गुस्से को शांत नहीं कर पाया। काठमांडू में तबाही का मंजर है, लेकिन सत्ता की कुर्सी से चिपके स्वार्थी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद को छोड़ने को तैयार नहीं। उल्टा उन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि देखते ही गोली मारो, और सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हर तरफ आग में घी का काम कर रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने भी बेहद खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया। माना जा रहा है कि भारत और नेपाल की सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। हालात इस कदर तनावपूर्ण हैं कि दोनों देशों के बीच हर पल एक नई उथल पुथल का खतरा मंडरा रहा है। आगे आप जानेंगे कि आखिर सोशल मीडिया बैन ने नेपाल की सड़कों पर यह हिंसा क्यों भड़का दी, इसके पीछे असली कारण क्या है, किस तरह जनता ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी ओली के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है, और क्यों प्रधानमंत्री का जिद्दी रवैया नेपाल को खाई के और नजदीक धकेल रहा है। जो खेल बांग्लादेश में हुआ था, अब वही खेल कैसे नेपाल में खेला जा रहा है, जो अंत में केपी शर्मा ओली को चीन भागने पर मजबूर कर सकता है। आपको ये भी दिखाएंगे कि किन किन इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कहां कहां गोलियों की गूंज से लोग खौफ में हैं, और नेपाली सरकार आखिर अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर पंजीकरण कराने का दबाव क्यों बना रही है, जबकि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाने से पीछे क्यों हट रही हैं। जवाब मिलेगा आगे। इसी के साथ आप जानेंगे कि आखिर नपो के ट्रेंड नेपाल में किस तरह जनता के गुस्से को और भी भड़का रहा है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड आग की तरह फैल रहा है और सड़कों पर बवाल को और खतरनाक बना रहा है। जब आप समझेंगे कि नेपाली सड़कों पर जो ये तांडव मचा हुआ है, इसके पीछे कौन सा एनजीओ काम कर रहा है, तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस एनजीओ ने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया और इसके सामने नेपाल की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। तो चलिए सब कुछ जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले नेपाली गृह मंत्री का इस्तीफा और काठमांडू में खून खराबा को समझिए। तो नेपाल की स्थिति को अगर गहराई से समझें तो मामला सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं, बल्कि एक तरह से सरकार और जनता के बीच सीधा टकराव बन चुका है। राजधानी काठमांडू से लेकर कई बड़े शहरों तक लोग सरकार के फैसलों से भड़क उठे हैं। खासकर सोशल मीडिया बैन ने युवाओं में गुस्से की आग को और तेज कर दिया। विरोध प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि संसद भवन में 12,000 से ज्यादा लोग घुस आए और ताबड़तोड़ तोड़फोड़ करने लगे। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हिंसा इतनी बेकाबू हो गई कि प्रशासन ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। नतीजा ये हुआ कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास जैसे सबसे सुरक्षित इलाकों में चारों ओर कर्फ्यू लगाना पड़ा। ये दिखाता है कि सरकार ने कानून व्यवस्था पर से लगभग पूरी तरह नियंत्रण खो दिया है। दूसरी तरफ नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया, जो इस बात का संकेत है कि सरकार के अंदर भी हालात को संभालने की ताकत या इच्छा शक्ति खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हालांकि सोशल मीडिया बैन हटाने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स इसके हटाए जाने का दावा कर रही थी। इससे जनता में भ्रम और नाराजगी और ज्यादा बढ़ रही है। ये टकराव अब केवल सोशल मीडिया या इंटरनेट की आज़ादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे लोकतांत्रिक ढांचे और सरकार की वैधता पर सवाल खड़े कर रहा है। हालात ये संदेश दे रहे हैं कि नेपाल की राजनीति एक गंभीर संकट में है, जहां सरकार की सख्ती जनता की नाराजगी को और बढ़ा रही है, और अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो यह हिंसा और भी बड़े स्तर पर फैल सकती है। तो दोस्तों, अब यहां से आगे की रिपोर्ट आप देखिए टीम प्लेनेट 4 के साथ। धन्यवाद अरुण। सभी साथियों को टीम प्लेनेट 4 का नमस्कार। अब जरा सोशल मीडिया बैन और जेन जेड की बगावत को समझिए।
तो नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को एक बड़ा और विवादास्पद कदम उठाया जब उसने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स यानी ट्विटर जैसे बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समेत कुल 26 साइट्स को बैन कर दिया। सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने नेपाल में कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर निर्देश दिए थे। सरकार ने शर्त रखी थी कि 7 दिनों के भीतर कंपनियां नेपाल में लोकल ऑफिस खोलें, एक लोकल अधिकारी नियुक्त करें, गलत और अफवाह फैलाने वाले कंटेंट को समय पर हटाएं, कानूनी नोटिसों का जवाब दें और सबसे अहम बात, यूजर डेटा सरकार के साथ साझा करें। सरकार का तर्क था कि फर्जी अकाउंट, साइबर अपराध और नफरत फैलाने वाली पोस्ट से सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही थी और इन पर रोक लगाना जरूरी हो गया था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि टिकटॉक और वाइबर जैसी कुछ कंपनियों ने तुरंत सरकार के नोटिस पर अमल किया और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन करा लिया। नतीजा यह हुआ कि इन पर कोई बैन नहीं लगा। आलोचकों का मानना है कि चीन के दबाव में नेपाल सरकार ने टिकटॉक को बचाया, क्योंकि टिकटॉक चीनी कंपनी है और नेपाल के नेताओं पर चीन का प्रभाव पहले से ही गहरा है। दूसरी तरफ फेसबुक और यूट्यूब जैसी अमेरिकी कंपनियों ने कहा कि नेपाल में उनका यूजर बेस बहुत छोटा है और लोकल ऑफिस खोलने और स्टाफ रखने में खर्च ज्यादा आएगा, इसलिए उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की। यही वजह बनी कि इन्हें सीधे बंद कर दिया गया। इस फैसले से नेपाल के युवा और शहरी इलाकों में रहने वाले पढ़े लिखे तबके को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, पढ़ाई, नौकरी और संवाद सब सोशल मीडिया पर निर्भर था। यहीं से असली विस्फोट शुरू हुआ। जेन जेड पीढ़ी यानी 18 से 28 साल के नौजवान सड़कों पर उतर आए। उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार और सरकार की सख्ती के खिलाफ भी फूट पड़ा। युवाओं का मानना है कि सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है और आजादी छीन रही है। दूसरी ओर सरकार इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा का मुद्दा बताकर अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रही है। नतीजा यह हुआ कि सड़कें हिंसा और टकराव का मैदान बन गईं। काठमांडू समेत कई शहरों में तोड़फोड़, आगजनी और झड़पें हुई और स्थिति इतनी बिगड़ी कि सेना और पुलिस को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी करने पड़े। इस तरह नेपाल का यह कदम अब सिर्फ सोशल मीडिया नियमों का मामला नहीं रहा, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करने वाला संकट बन गया। अब जरा ओली का जिद्दी रुख और सत्ता में दरार को जान लीजिए। तो नेपाल के हालात अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट बैठक में साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया बैन का फैसला पूरी तरह सही है और सरकार किसी भी हाल में जेन जेड पीढ़ी के उपद्रवियों के दबाव में नहीं झुकेगी। लेकिन यही बयान सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल दलों, खासकर नेपाली कांग्रेस के मंत्रियों को नागवार गुजरा। उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया और बैठक से वॉकआउट कर दिया। इसका मतलब यह है कि सरकार के भीतर ही गहरी दरार उभर आई है और मंत्रियों में एकजुटता टूट रही है। ओली अब गठबंधन बचाने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाने को मजबूर हो गए हैं। दूसरी ओर देश भर में हालात बेकाबू होने के कारण परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और सभी स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यानी संकट अब शिक्षा से लेकर शासन तक हर स्तर पर असर डाल रहा है और ओली की सरकार चारों ओर से दबाव में आ गई है। अब जरा सीमा पर कर्फ्यू और गोलीबारी का आतंक सुनिए। तो नेपाल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को 7 बड़े शहरों काठमांडू, बीरगंज, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, इटहरी और दमक में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। तराई के सीमावर्ती शहरों तक विरोध की आग फैल गई है और भारत से सटी सीमाओं पर भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। यह साफ संकेत है कि हालात सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरे देश में फैल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस बेहद कठोर रवैया अपना रही है, अंधाधुंध गोलियां चला रही है और जानबूझकर घुटनों के ऊपर निशाना साध रही है। संसद के गेट तोड़े जा चुके हैं, सड़कों पर घायल और खून से लथपथ नौजवान पड़े हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हिंसा ने नेपाल के लोकतांत्रिक ढांचे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हिमालयन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि काठमांडू से लेकर नेपालगंज और बिरतनगर तक की सड़कों पर आगजनी और तबाही का दृश्य है। जनता और सरकार के बीच टकराव अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन या भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये लोकतंत्र और तानाशाही की जंग का रूप ले चुका है। सरकार की सख्ती और जनता के गुस्से ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया है कि नेपाल आज दुनिया की सुर्खियों में है। हर देश की नजर इस छोटे से हिमालयी राष्ट्र पर टिकी है कि क्या यहां लोकतंत्र बच पाएगा या सख्त कदमों के चलते तानाशाही का नया अध्याय शुरू होगा।
यह संघर्ष नेपाल की राजनीति और भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अब जरा समझिए कि मेटा और बाकी कंपनियां रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवा रही। तो नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो नियम बनाए वे बेहद सख्त और खर्चीले थे। हर कंपनी को नेपाल में एक लोकल ऑफिस खोलना था, वहां पर स्थायी प्रतिनिधि और शिकायत निवारण अधिकारी रखना था, सरकार को यूजर डेटा उपलब्ध कराना था और कानूनी नोटिस का तुरंत जवाब देना था। सरकार का कहना था कि इन नियमों से फर्जी अकाउंट, अफवाहें और साइबर अपराधों पर लगाम लगेगी, लेकिन कंपनियों ने इसे डेटा प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला बताया। उनका तर्क था कि सरकार यूजर्स की निजी जानकारी पर नजर रखना चाहती है और इससे लोगों की स्वतंत्रता पर चोट पड़ेगी। दूसरी बड़ी दिक्कत आर्थिक थी। कंपनियों का कहना था कि नेपाल जैसे छोटे देश में उनका यूजर बेस बहुत सीमित है। ऐसे में लोकल ऑफिस खोलना, स्टाफ रखना और अलग से खर्च करना उनके लिए घाटे का सौदा था। भारत और यूरोप जैसे बड़े बाजारों में तो ये कंपनियां आसानी से लोकल प्रतिनिधि रख सकती हैं क्योंकि वहां करोड़ों यूजर हैं, लेकिन नेपाल में यह निवेश आर्थिक रूप से तर्कसंगत नहीं था। साथ ही अगर उन्होंने नेपाल में ये शर्तें मान ली तो अन्य छोटे देश भी उन्हीं पर दबाव डालने लगते। इसीलिए फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसी कंपनियों ने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और नतीजा यह हुआ कि उन्हें बैन का सामना करना पड़ा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा समझिए कि नेपो किड ट्रेंड ने कैसे बढ़ाया नेपाली जनता का गुस्सा। तो नेपाल में युवाओं के गुस्से को भड़काने वाला सबसे बड़ा कारण बना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा नेपो किड। इस ट्रेंड के जरिए लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिनमें नेताओं के बच्चों की शाही जिंदगी दिखाई जा रही थी। वीडियो में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देहबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड जैसे बड़े नेताओं के परिवारों को महंगी कारों में घूमते, विदेशी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते और ब्रांडेड कपड़ों में नजर आते दिखाया गया। ये तस्वीरें और वीडियो आम जनता, खासकर बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे युवाओं के लिए बेहद चुभने वाले साबित हुए। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय केवल $1300 सालाना है, यानी वहां के आम लोग मुश्किल से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर पाते हैं। ऐसे माहौल में जब युवा नेताओं के बच्चों को आलीशान जीवन जीते देखते हैं तो उनके अंदर गुस्से और असमानता की भावना और भड़क जाती है। यही वजह रही कि नेपो किड ट्रेंड युवाओं की नाराजगी का प्रतीक बन गया और विरोध प्रदर्शन को और तेज कर गया। सरकार को डर था कि अगर इस असंतोष को तुरंत काबू नहीं किया गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। इसी डर और दबाव में सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कड़ा शिकंजा कसने का फैसला लिया ताकि ऐसे वीडियो और ट्रेंड्स को रोका जा सके। अब जरा नेपाली सड़कों पर बवाल और एनजीओ की भूमिका को समझिए। तो नेपाल में भड़के इस आंदोलन की जड़ में एक अहम किरदार सामने आया है, एनजीओ हामी नेपाल। ये संगठन, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में आपदा राहत के काम से हुई थी, अब सीधे सीधे राजनीति के मैदान में कूद पड़ा है। इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इस एनजीओ ने छात्रों को विरोध के लिए तैयार किया। वीडियो डाले गए कि प्रदर्शन कैसे करना है, किन नारों के साथ आगे बढ़ना है, और यहां तक कि छात्रों को कहा गया कि वे किताबें और बैग लेकर वर्दी पहनकर प्रदर्शन में शामिल हों ताकि आंदोलन को एक स्टूडेंट मूवमेंट का रूप दिया जा सके। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान यूथ्स अगेंस्ट करप्शन का बैनर भी इसी संगठन द्वारा उठवाया गया। यानी ये विरोध सिर्फ स्वतः स्फूर्त गुस्से का नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से भड़काई गई चिंगारी का परिणाम था। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, इसका असर सीधे प्रधानमंत्री ओली तक पहुंच गया। संसद भवन घिरा, बैरिकेड टूटे और भीड़ ओली के घर तक आ पहुंची। काठमांडू से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित उनके दामक वाले पुस्तैनी घर पर भी पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने पहले चेतावनी दी, फिर हवाई फायर किए, लेकिन भीड़ थमने को तैयार नहीं थी।
काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपालगंज, विराटनगर और अन्य शहरों में भी वही गुस्सा, वही नारे और वही टकराव देखने को मिले। इस दौरान पुलिस को आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और यहां तक कि जिंदा फायरिंग तक करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि पत्रकार और सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में घायल हुए। कई अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ आई और राजधानी से लेकर दूर दराज के जिलों तक तनाव का माहौल फैल गया। भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुशांत शरीन ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि नेपाल का हाल श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा हो सकता है, जहां आर्थिक संकट और राजनीतिक असंतोष ने बड़े विस्फोट का रूप लिया था। नेपाल की सड़कों पर आज जो कुछ हो रहा है वो केवल सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं, बल्कि युवाओं की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा और हक की मांग का उबलता हुआ ज्वालामुखी है। संसद भवन के बाहर कंटीली तारें धकेली गईं, दंगारोधी पुलिस पीछे हटती नजर आई और राजधानी के हर चौराहे पर धुआं, भगदड़ और सायरन का शोर सुनाई दिया। सरकारी आंकड़े 18 मौतें बता रहे हैं, लेकिन जमीनी खबरें कहती हैं कि मौतों और घायलों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। ये साफ है कि युवाओं की लड़ाई लंबी खिंचने वाली है और नेपाल अब लोकतंत्र और तानाशाही की खींचतान में फंस चुका है। अब जरा नेपाल की सीमा पर भारतीय अलर्ट और भारत की सतर्कता को समझिए और जानिए कि भारत ने अलर्ट जारी क्यों किया। तो नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भड़के प्रदर्शनों ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। हजारों युवाओं द्वारा संसद भवन पर धावा बोलने और हिंसा में कई लोगों की मौत होने के बाद भारत ने नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने सभी सीमा चौकियों पर निगरानी बढ़ा दी है और आने जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ी चेकिंग की जा रही है। नेपाल में जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भारत को डर है कि इसका असर सीमावर्ती इलाकों में भी दिख सकता है। इसी वजह से स्थानीय प्रशासन और एसएसबी मिलकर हालात पर पैनी नजर रख रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। भारत और नेपाल के बीच कुल 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरती है। इस सीमा की खासियत यह है कि दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा और पासपोर्ट के इधर उधर जा सकते हैं। यही निकटता सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत बनाती है। लेकिन जब नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल होती है तो ये भारत के लिए चुनौती भी बन जाती है। अस्थिरता के समय अवैध गतिविधियां, घुसपैठ या हिंसा के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से एसएसबी ने निगरानी और रिपोर्टिंग की व्यवस्था और कड़ी कर दी है, ताकि गृह मंत्रालय तक हर पल की जानकारी पहुंचाई जा सके और हालात पर समय रहते नियंत्रण रखा जा सके। अब जरा समझिए कि जब नेपाल में आग लगती है तो इस हिंसा पर भारत की नजर क्यों बनी रहती है। तो भारत ने नेपाल में भड़की हिंसा को देखते हुए सीमा पर जो अलर्ट जारी किया है वो पूरी तरह एहतियाती कदम है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन सतर्क रहना बेहद जरूरी है। नेपाल में जब भी बड़े पैमाने पर अस्थिरता फैलती है तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, खासकर व्यापार और लोगों की आवाजाही पर। 2015 में मधेसी आंदोलन के वक्त भी यही हालात बने थे, जब भारत नेपाल के बीच सप्लाई चेन बाधित हुई थी और सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया था। इसलिए इस बार पहले से ही अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं और हर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी सिर्फ सीमा की चौकसी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे संवेदनशील मिशनों में भी सक्रिय रहती है। इसके 90,000 से ज्यादा जवान नेपाल की लंबी सीमा पर तैनात हैं और लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर रोक लगाकर यह दावा किया था कि फर्जी आईडी से नफरत फैलाने और धोखाधड़ी करने वालों ने माहौल बिगाड़ा है, लेकिन इस फैसले ने सड़कों पर खून बहा दिया और युवाओं का गुस्सा भड़क गया। अब भारत ने यह तय कर लिया है कि नेपाल की आग उसकी जमीन तक ना पहुंचे। इसके लिए वो सीमा पर लोहे की दीवार बनकर खड़ा रहेगा। नेपाल जल रहा है और भारत हर कदम पर सतर्क खड़ा होकर हालात को संभालने की तैयारी में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।